पेरिस्टालसिस, वेव ऑफ पेरिस्टालसिस कल की जो हेडिंग थी, उसके बाद जैसे नेक्स्ट पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट जो होगा यकीनन नेक्स्ट पार्ट जो है स्टमक पार्ट आता है। तो कोई स्टमक जो है, स्टमक की उसकी जो सेक्शन है, स्टमक के सेक्शन के हवाले से अगर आप देखें तो उसमें 3 सेक्शन तो जनरली एसटीबी में बताए गए, बट एनटीबी के अंदर एक अनदर सेक्शन और पार्ट भी इंक्लूड किया गया है जो पहले हमारे एसटीबी पार्ट में नहीं था। तो स्टमक के हवाले से अगर हम देखेंगे तो वहां पे जैसे बाय द वे जो हमारा जीआईटी है या गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी ट्यूब्यूलर इन नेचर है, बट क्या होता है कि जैसे वेरियस पार्ट्स हैं, स्पेशलाइज्ड पार्ट है, हर पार्ट की एक खास पर्पज या मकसद होता है। जैसे आपने कल पढ़ा, जैसे फेरेंक्स के बाद देन इसोफेगस पार्ट आता है। इसोफेगस जस्ट एक स्ट्रेट ट्यूब है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसमें जो है पेरिस्टालसिस के जरिए जैसे फूड जो है स्टमक तक पहुंचा है। तो यानी यहाँ पे ना तो फूड रुका, स्टॉप हुआ, कोई ज्यादा वक्त इस पे ये नहीं लगा, और ना ही कोई यहाँ पे जैसे कोई केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस था। इसी तरह से आप देखिए नेचुरली जो स्ट्रक्चर्स होती है, हर एक स्ट्रक्चर के अंदर एक स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे यहाँ पे कोई भी ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू स्टमक। आप देखें स्टमक की जैसे मसल्स हैं वो भी ज्यादा है, मोर मस्कुलर है। आगे आप जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट के अंदर जैसे आगे सेक्शन एक पढ़ेंगे विलाय, जाहिर है विलाय के जरिए यहाँ से फूड की एब्जॉर्प्शन। तो बात हो रही थी कि यानी हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट होता है, वो स्पेसिफिक उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और इसके साथ एक उनका एक यूनिक खास मखसूस प्रॉपर फंक्शन होते हैं। तो जैसे बोलस, फॉर एग्जांपल बोलस जो है, बोलस आके जैसे इसोफेगस से देन आके जैसे स्मॉल इसोफेगस से आगे स्टमक पार्ट में आता है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें कैपेसिटी भी है, जैसे आर्जी तौर पे फूड को स्टोर कर सकता है, 4 to 6 आवर्स तक जो है यहाँ पे फूड स्टोर भी होता है। एक सहकार बैग लाइक है, एक्सटेंडेड हो सकती है, एक्सपेंशन हो सकती है, जैसे इसमें 1 लीटर ऑफ फूड और ड्रिंक आ सकता है, अप टू द 4 और 6 आवर्स होल्ड करने की इसमें स्टमक की में सलाहियत है। हर इंसान के अंदर जैसे एक खाने की कैपेसिटी होती है, उसका मतलब ये होता है, कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि ये बैग और सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है, बैग और सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है, यकीनन तो इसकी ही कैपेसिटी होती है। जितना हमारा जैसे स्टमक उसमें सलाहियत होती है कि जैसे फूड आर्जी तौर पे जितना स्टोर हो सके वो है। इसी तरह से जैसे फूड दो यानी बोलस जो है आपको पता है, च्यूड फूड इज कॉल्ड द बोलस, और यहाँ पे जैसे डाइजेशन का अमल भी हो चुका है, पहले माउथ से ही स्टार्ट हुआ था। तो इसी तरह से जैसे बोलस, जैसे यकीनन बोलस स्टमक पार्ट में आता है। तो स्टमक हो या स्मॉल इंटेस्टाइन हो, जैसे हमने पढ़ा है कि उसकी जो है ओवरऑल अगर हम सेक्शन करेंगे तो सेक्शन करेंगे तो हमें जैसे इसमें 4 जिस तरह से जो है लेयर्स नजर आएंगे सेक्शन करेंगे तो। बाय द वे जितने भी जैसे जीआईटी के पार्ट है उसमें हमने पढ़ा सबसे बाहर का जो लेयर होता है आउटर, जैसे सेक्शन करेंगे तो सेंटर में जैसे हमें ये ल्यूमन आर गैप नजर आ जाएगा, ये ल्यूमन आर गैप और स्पेस है। बट सेक्शन करेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट कवर होगा, उसका नेम होगा सेरोसा होगा। सेरोसा के बाद मस्क्यूलेरिस लेयर है, मस्क्यूलेरिस लेयर है, मस्क्यूलेरिस लेयर के बाद यानी मसल्स का लेयर है। उसके बाद सब म्यूकोजा होगा, सब म्यूकोजा लेयर होगा, सब म्यूकोजा के बाद नंबर 4 और लास्ट होगा म्यूकोजा होगा, नंबर 4 और लास्ट दैट इज म्यूकोजा। जैसे सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। ये सेरोसा वेरी थिन लेयर है, सबसे बाहर जो वेरी थिन लेयर है जो जैसे फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, जैसे हमने जनरली पढ़ा था, ताकि जो है पार्ट्स की मोबिलिटी और मूवमेंट में जो है इतनी ज्यादा फ्रिक्शन ना हो। मस्क्यूलरिस खास तौर पे स्टमक की जो मस्क्यूलरिस लेयर है, बाकी रिमेनिंग रीजन है जो हमारे जीआईटी के उनसे जरा ये डिफरेंट है। बाकी जिस तरह से जो जीआईटी का जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर 3 लेयर्स ऑफ मसल नहीं है, बट यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ मसल्स हैं, मोर मसल्स हैं। मोर मसल्स का रीजन क्या है? वाई बिकॉज यहाँ पे जो है फूड को चर्निंग एक्शन भी, चर्निंग एक्शन के जरिए मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, एज वेल एज जैसे आप देखें कि यहाँ पे फूड स्टोर भी होता है। जैसे व्हेन वी इंटेक फूड इंजेक्शन का अमल हो रहा होता है
तो जाहिर है स्टोरेज की एक बैग होनी चाहिए, जरा थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, मस्क्यूलर होनी चाहिए। तो ये कौन कौन सी मसल्स के लेयर है? सबसे बाहर मसल्स का अगर हम इसका सेक्शन करेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट मसल का जो लेयर होगा, यकीनन आउटर मोस्ट मसल के लेयर को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल का लेयर। फॉर एग्जांपल सेक्शन करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का लेयर होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल के लेयर के बाद लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल। उसके बाद जैसे नेक्स्ट जो उसके नीचे एक मिडिल पोजीशन पे सर्कुलर मसल का लेयर होगा, सर्कुलर मसल्स का लेयर होगा। उसके बाद जो सर्कुलर मसल्स का लेयर होगा, लॉन्गिट्यूडिनल के बाद मिडिल जो है सर्कुलर मसल्स का लेयर, और उसके बाद जो तीसरा और इनर जो मसल का लेयर होगा वो इनर मसल का लेयर होगा, ट्रांसवर्स मसल्स का लेयर होगा, ट्रांसवर्स मसल्स का लेयर होगा। तो थ्री मसल्स के लेयर होते हैं। जैसे सबसे बाहर जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का लेयर, ये एनटीबी के पार्ट में हमारे जैसे सिलेबस में पार्ट्स हैं, ये मौजूद हैं कंपोनेंट्स के स्टमक के मसल्स की अरेंजमेंट। सबसे बाहर जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, उसके बाद सर्कुलर मसल का लेयर है, और तीसरा जो है ट्रांसवर्स मसल्स का लेयर है, ट्रांसवर्स मसल का लेयर है। तो थ्री जो है मसल्स के लेयर हो गए, इसे हम कहेंगे मस्क्यूलर लेयर। उसके बाद जो सब म्यूकोजा पार्ट आता है, सब म्यूकोजा पार्ट होता है, उसमें जस्ट लिम्फेटिक्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इतने ज्यादा जो है उसकी डिटेल में जैसे हम सेक्शन हमारे यहाँ स्टमक की सेक्शन में नहीं है, जस्ट हम यही नोट करेंगे कि मस्कुलर के बाद सब म्यूकोजा पार्ट आता है, और सब म्यूकोजा के अंदर क्या होगा, यकीनन जैसे ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह ये होते हैं। आखिरी जो पार्ट है इनर मोस्ट होता है, जिसे कहेंगे म्यूकोजा कहेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है स्टमक के हवाले से। म्यूकोजा जो इनर जो बिल्कुल पार्ट है, और जैसे ल्यूमन के साथ होता है, गैप और स्पेस के साथ होता है, उनके जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। जैसे हमारे एनटीबी में एक जगह पे लिखा हुआ है 4 टाइप के सेल्स हैं। आगे जो और भी जैसे सेक्शन पढ़ते जाएंगे तो उसमें एक और टाइप ऐड हो जाता है, जो जैसे म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स हैं, और इसी तरह से पेप्सिनोजिन, इनएक्टिव पेप्सिनोजिन सीक्रेटिंग सेल्स हैं, HCl सीक्रेटिंग सेल्स हैं, हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स हैं, हार्मोन इनहिबिटिंग सेल्स भी हैं। तो इस तरह से जो है वेरियस टाइप के वो सारे सेल्स जो होते हैं वो सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा, उस लेयर के साथ होते हैं। उनमें कलेक्टिवली इस लेयर के लिए एक वर्ड यूज होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कलेक्टिवली एक वर्ड यूज होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपको पता है कि ग्लैंड हम उस पार्ट को कहते हैं जो सीक्रीशन और जूसेस प्रोड्यूस करे, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्लैंड कहेंगे, चाहे वो सेल्स हो, टिश्यूज हो, तो उसे हम कहेंगे ग्लैंड कहेंगे। तो गैस्ट्रिक वर्ड जहां पे भी यूज होता है उसकी मीनिंग ही स्टमक होती है। तो स्टमक की सीक्रीशन गैस्ट्रिक जूस जिसे हम कहते हैं उसको, जैसे वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उसमें पेप्सिनोजिन है, उसके अंदर जैसे आपको पता है कि HCl भी होता है। तो कलेक्टिवली जो है गैस्ट्रिक जूस जो भी प्रोड्यूस होगी वो छोटी छोटी डिप्रेशन, खड्डे, गड्ढे, या जैसे आप कहेंगे पिट्स, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा पिट। जैसे इनर मोस्ट लेयर है जिसका नेम है म्यूकोजा, म्यूकोजा के साथ जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यकीनन जो अपनी सीक्रीशन और जूस प्रोड्यूस करेंगे तो उसे हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। अब गैस्ट्रिक जूस किस में दाखिल होगी? गैस्ट्रिक जूस यकीनन जो है ल्यूमन और गैप जो इसके अंदर जो मौजूद है, ल्यूमन में जब दाखिल होगी तो छोटी पिट्स है जिन्हें हम कहेंगे गैस्ट्रिक पिट्स। हम इसकी गैस्ट्रिक पिट्स के जरिए ये सारी सीक्रीशन आके ल्यूमन में, ल्यूमन और गैप और स्पेस आपको पता है उसके जरिए जो है अब स्टमक में आएगी। जाहिर है फूड होगा इसमें, उसके ऊपर इसका एक्शन होगा जिसको हमने च्यू किया था। तो इसी तरह से ये जो स्टमक के ओवरऑल जैसे सेक्शन हुए, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हुई, सेक्शन के हवाले से अगर आप देखेंगे तो यकीनन यहाँ पे 4 to 6 आवर्स तक जो है फूड रुकता है। तो यहाँ पे स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर जो सर्कुलर मसल्स की रिंग होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो एक ये भी स्फिंक्टर है, इस तरह से ये भी स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर का काम ही यही है, जैसे आपको पता है कि फूड को यहाँ पे स्टॉप करना है, रोकना है, ताकि उस पर एंजाइमेटिक एक्शन हो, डाइजेशन का अमल हो। इस वजह से दोनों साइड, ऐसे ना कि ये फूड जो है वापस चला जाए, उसको रोकना है। इसी तरह से यहाँ पे भी स्टे करना है फूड को थोड़ी देर के लिए, मींस 4 to 6 आवर, ताकि यहाँ पे डाइजेशन का अमल हो। उसके लिए सर्कुलर मसल की रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें कहते हैं स्फिंक्टर कहते हैं। पूरी जैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है, या जहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस का फ्लो जो यहाँ पे होता है,
उस जगह को आइदर स्टॉप करना होगा तो स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर स्फिंक्टर मसल्स ये रिलैक्स होती हैं तो यकीनन जो क्या होगा, तो ये ओपनिंग जो है जैसे ओपन हो जाती है। ऐसी मसल्स लाइक जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन में जैसे ये जो टिब्यूलर पार्ट जैसे रिलैक्सेशन में ओपन होगा, तो यानी कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं इसके अंदर दाखिल होंगे। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यानी उस कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जाहिर है ये इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फ्लो को स्टॉप कर देंगे या रोक लेंगे। तो नेम है स्फिंक्टर के, यकीनन ये इस स्फिंक्टर का नेम है कार्डियक स्फिंक्टर। जो इसोफेगस से स्टमक में जो फूड आता है, इट इज रेगुलेटेड बाय कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक लफ्ज इस वजह से यूज किया जाता है, क्लोज टू हार्ट का रिलेशनशिप है, इस वजह से कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। दूसरा जो स्फिंक्टर है उसका नेम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर अनदर एंड पे है, पाइलोरिक एंड पे है, इसे हम कहते हैं कार्डियक एंड कहते हैं। कार्डियक एंड आर पाइलोरिक। जैसे ओवरऑल इस रीजन को भी हम कहते हैं कार्डियक एंड कहते हैं, इसे कहते हैं फंडस कहते हैं। और ये जो मेन सेक्शन होता है इसे हम कहेंगे बॉडी कहेंगे। अदर आखिरी टर्मिनल एंड होता है उसे हम कहेंगे पाइलोरिक एंड। तो इससे पहले जैसे एसटीबी के हवाले से कोई भी ऐसा जैसे प्रॉपर डिवीजन नहीं दी गई थी स्टमक के हवाले से कि कौन सा सेक्शन किस जगह पे है। पहली बार जैसे अभी एनटीबी में आया है, हम इसकी इलस्ट्रेशन पे भी आते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर यानी कार्डियक एंड है, ये फंडस रीजन होगा। मेन रीजन है दैट इज कॉल्ड द बॉडी, मेन रीजन को बॉडी कहते हैं। और ये एंड होगा इसे हम कहेंगे पाइलोरिक एंड कहते हैं। तो बहरहाल ये हम इस सेक्शन पे आते हैं, बात हो रही थी स्फिंक्टर की, तो एक कार्डियक स्फिंक्टर है, दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर का काम ये होता है कि यहाँ पे जो ओपनिंग होगी या कार्डियक ओपनिंग जिससे कहते हैं, जाहिर है जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो उसकी ओपनिंग भी है, उनको रेगुलेट करना है। और इसी तरह से यहाँ पे पाइलोरिक एंड होगा तो उसको जो है यकीनन जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होंगे वो रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनको अलग से इलस्ट्रेशन देखते हैं। हमने यहाँ पे जैसे राइटिंग में काफी सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, तो मिक्स हो गई हैं, बट अगर हम सेक्शन वाइज देखेंगे, इसोफेगस है, इसोफेगस से जैसे बोलस आ रहा था, तो यहाँ पे यकीनन जो है एक कार्डियक स्फिंक्टर था। रीजन को इस रीजन को हम कहेंगे कार्डियक रीजन। ये रीजन है, इस यहाँ भी इस जगह पे टॉप पे होगा, फंडस कहेंगे। मेन रीजन है, मेन रीजन इज कॉल्ड बॉडी। और आखिरी एंड है जैसे उसे हम कहेंगे पाइलोरस कहेंगे। और यहाँ पे स्फिंक्टर होगा तो उसे यकीनन पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे, उसे हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे। तो ये जो अब स्टमक के रीजन हो गए, जैसे मेन जैसे एक कार्डिया इज वेयर द कंटेंट्स ऑफ इसोफेगस एम्प्टी इनटू स्टमक। तो आप देख रहे हैं कि इसोफेगस से जितने भी कंटेंट्स हैं या जिसे हम कहें बोलस कहें वो आके दाखिल होता है, तो इस रीजन को हम कहेंगे कार्डिया। फंडस है, फंडस इज फाउंड द अपर कर्व्ड पार्ट। अपर कर्व्ड पार्ट ये जो इस रीजन को हम कहेंगे फंडस कहेंगे। अपर कर्व्ड पार्ट इज कॉल्ड फंडस है। बॉडी जो इसका मेन रीजन है, सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टमक है। और पाइलोरस होगा द गेट कीपर। वर्ड की मीनिंग जैसे ये हमारे टेक्स्ट में नहीं है, लोअर सेक्शन ऑफ द स्टमक दैट एम्प्टाइज कंटेंट्स इनटू द ड्यूडिनम। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द ड्यूडिनम। अपने जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स होंगे आफ्टर डाइजेशन, जो भी पेस्ट लाइक क्रीमी फूड जो बनता है जिसे काइम कहते हैं, अब ये काइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में ये दाखिल होगा। तो ये सेक्शन है, वेरियस सेक्शन है जैसे स्टमक की। कार्डियक सेक्शन है, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, और देन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में आके दाखिल होता है। इसी तरह से मोर और भी इलस्ट्रेशन है अलग से, जैसे ये मेन पार्ट है, जैसे हम कहेंगे बॉडी है, मेन पार्ट ऑफ द स्टमक इज बॉडी। और इसमें 3 लेयर्स ऑफ मसल्स हैं, और ये रीजन इसे कार्डिया रीजन कहते हैं। और ये इसी तरह से कार्डियक स्फिंक्टर है, इसोफेगस से फूड आएगा। और ये जो फंडस रीजन है टॉप पे जो कर्व है, दिस इज कॉल्ड फंडस। ये रीजन है, इसका रीजन का नेम है पाइलोरस। और यकीनन इस जगह पे स्फिंक्टर होते हैं, उससे हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे। उसके बाद जो फूड जो है ड्यूडिनम में जाके दाखिल होता है। इसोफेगस, स्टमक, और देन जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उसका फर्स्ट पार्ट है जिसका नेम है ड्यूडिनम है। तो और भी जिस तरह से इलस्ट्रेशन के जरिए वो एक और पॉइंट है, जैसे आपको पता है कि इसके अंदर गैस्ट्रिक रूगी भी है। रूगा सिंगुलर है, रूगी प्लूरल, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो एसटीबी के अंदर उसकी जो है जैसे टर्म मौजूद है।
ऐसे फोल्ड्स हैं, बहुत ही ज्यादा इस तरह के फोल्ड्स अंदर मौजूद हैं, जिन्हें हम कहते हैं रूगी कहते हैं। रूगी ये ऐसे फोल्ड्स होते हैं जो जैसे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल स्टमक और जिसकी जो साइज है वो छोटी है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ही हम फूड खाते हैं तो उसमें जैसे इंटर करते हैं, उसके बाद जैसे स्टमक में आते हैं तो इसका जो एक्सपेंशन होती है बिकॉज ऑफ दिस रूगी रूगी फोल्ड्स, ऐसे जो इनकी जो है एक्सपेंशन में मदद देते हैं। और इसी तरह से एक फुलनेस का देन जो एहसास होता है, गैस्ट्रिक जैसे स्पेस है वो सारा भर गया है, तो उसके लिए जो प्रोवाइड करते हैं स्पेस और जगह जो है ये जो गैस्ट्रिक रूगी और फोल्ड्स होते हैं। और अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ द स्टमक आफ्टर कंजप्शन ऑफ फूड और लिक्विड। जब भी हम कोई पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद जो एक्सपेंशन होती है वो इन फोल्ड्स के जरिए होती है, जिनका नेम है रूगी है। एंड दिस एक्सपेंशन रिजल्ट इन ग्रेट सरफेस एरिया देयर बाय हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट। तो जाहिर है जब एक्सपेंशन ज्यादा होगी, न्यूट्रिएंट भी साथ साथ में जैसे लाइनिंग पे आ जाएंगे। एब्जॉर्प्शन में कुछ मटेरियल जैसे एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा नहीं, जो भी होगा डिटेल फिलहाल यहाँ पे नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये जनरल डेफिनेशन में आता है। सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे एक्सपेंशन जो होती है वाई बिकॉज ऑफ दिस फोल्ड्स, और इन फोल्ड्स को हम कहेंगे रूबी कहेंगे। और जो स्फिंक्टर है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे कार्डिक स्फिंक्टर है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। तो स्फिंक्टर सर्कुलर मसल्स की रिंग होती है, स्फिंक्टर्स आर सर्कुलर मसल की जो रिंग है। अब हम स्टमक की जैसे स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्टमक की स्ट्रक्चर में जैसे आपको पता है सबसे आउटर मोस्ट कवर था जिसका नेम सेरोसा था, उसके नीचे मस्कुलर लेयर है, तीसरा लेयर है सब म्यूकोजा है, और चौथा लेयर है जिसे म्यूकोजा सिंपल कहेंगे, जस्ट म्यूकोजा कहेंगे। तो चार जो लेयर है, सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है स्टमक का, मस्कुलरस 3 लेयर्स है मसल्स के, बाकी जीआईटी के अंदर 3 लेयर्स नहीं, इनमें 3 लेयर्स है। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है जैसे मिडिल लेयर है, और इनर लेयर है ऑब्लिक कॉलुमिनर एपिथेलियम का लेयर है। सब म्यूकोजा इसमें जैसे ब्लड वेसल है, लिम्फेटिक्स हैं, नर्व्स हैं, और ये सपोर्ट करते हैं म्यूकोजा को। और म्यूकोजा में क्या है, न्यूमरस ट्यूब लाइक गैस्ट्रिक पिट्स मौजूद हैं। पिट लफ्ज की मीनिंग बाय द वे होती है जैसे सुराख है या डिप्रेशन, खड्डा, गड्ढा, गैस्ट्रिक पिट, और विच आर ओपनिंग फॉर द गैस्ट्रिक ग्लैंड। आगे इलस्ट्रेशन मौजूद है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जितनी भी सिक्रीशन होंगी ल्यूमन में आके दाखिल होंगी, ल्यूमन और गैप या स्पेस स्टमक का, तो उसमें गैस्ट्रिक पिट के जरिए दाखिल होगी। बाकी जो इनर लेयर जो एपिथेलियल सेल्स है कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स। जैसे टेक्स्ट में हमारे यहाँ 4 मेन टाइप लिखा हुआ है, आगे एक और भी टाइप ऐड हो जाता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इज म्यूकस सेल। म्यूकस जाहिर है आपको पता है कि म्यूकस स्लाइमी सिल्परी सिक्रीशन होती है जो गैस्ट्रिक जो इनर मोस्ट लेयर है उसके साथ, जैसे ये म्यूकस का होना जरूरी है। अगर म्यूकस ना होती तो यानी इसमें जैसे HCl भी प्रोड्यूस होता है, तो HCl जो है यकीनन हमारे टिश्यूज को डैमेज कर सकता है, या इस वजह से इसको रोकने के लिए जैसे ये एक म्यूकस का लेयर भी होता है, और प्लस में एक थोड़ा सा सिल्परी इन्वायरमेंट भी जैसे अंदर क्रिएट होता है, तो ये म्यूकस का काम होता है। तो 4 कौन से सेल्स हैं, अब हम इन पे आते हैं कि विच आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। 4 टाइप ऑफ सेल्स, पहले गैस्ट्रिक पिट को देखें कि ये जो इनर लेयर है जिसका नेम है म्यूकोजा है। म्यूकोजा जैसे अंदर जो एम्प्टी होगी, खाली होगी, तो ये जो ल्यूमन ऑफ द स्टमक होगा उसमें ये जो डिप्रेशन या जगह पॉइंट है इसे हम गैस्ट्रिक पिट कहेंगे। ये जो इनर लेयर जिसका नेम म्यूकोजा था उसके जो सेल्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे कि जैसे जनरल पार्ट बेस है और नेक स्टमस, या आखिर में जैसे ये गैस्ट्रिक पिट है उसके जरिए जैसे गैस्ट्रिक सीक्रीशन जो भी होंगी, गैस्ट्रिक सीक्रीशन, वो गैस्ट्रिक सीक्रीशन और जूसेस जो होंगी वो सब ल्यूमन ऑफ द स्टमक में आएंगे। तो इसके अंदर एक चीफ सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकस जाहिर है म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह से एक हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, हार्मोन इनहिबिटिंग जैसे वो भी है वो, बट आगे जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे गैस्ट्रिक पिट कहेंगे। इस गैस्ट्रिक पिट के जरिए जितने भी जैसे गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं वो ल्यूमन में आते हैं। तो एक गोबलेट सेल्स और म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स हैं जिनका काम यानी म्यूकस प्रोड्यूस करना, प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग। स्टमक लाइनिंग को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, HCl आपको पता है एसिडिक इन नेचर है, उससे बचाने के लिए जैसे म्यूकस का होना जरूरी है। पेराइटल सेल्स गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड कौन सा, पेराइटल सेल्स गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl प्रोड्यूस करने का काम। चीफ सेल्स हैं पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करते हैं।
प्रोटीएज प्रीकर्सर, प्रीकर्सर की मीनिंग होती है कि ये नहीं, ये फंक्शनल नहीं है, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम है, ये एक्टिव होगा बाय द एक्शन ऑफ HCl होगा, वो आगे हम पढ़ते हैं, बट ये इनएक्टिव प्रीकर्सर है, यानी पेप्सिनोजिन से आगे पेप्सिन बनेगा। डायरेक्ट जैसे पेप्सिन नहीं बनता है, वाई बिकॉज पेप्सिन का काम ही जैसे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन्स की जो हाइड्रोलिसिस करनी है, तो ऐसे ना अपने ही जैसे हर वक्त अगर रिलीज हुए ये गैस्ट्रिक जूस या पेप्सिन, तो मीन्स हमारे अपने ही ओन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो नेचुरली एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें ये जो पेप्सिनोजिन भी एक वेजिकल और सैक और बैग में जैसे ये प्रोड्यूस होते हैं एट द टाइम, जिस वक्त यानी फूड दाखिल होता है स्टमक में उस वक्त रिलीज होते हैं, और देन जो है ये हर वक्त ऐसे रिलीज नहीं होते हैं। तो एक डी सेल है सोमेटोस्टेटिन या इनहिबिट्स सीक्रेशन, ये जो गैस्ट्रिक जूस की सीक्रेशन उसको इनहिबिट कराने का काम आगे मौजूद है। इस जगह पे हमारे एनटीबी में डी सेल टर्म नहीं है, जस्ट एक इनहिबिशन का एक जिक्र है, जी सेल का भी टर्म नहीं है, बट ये गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग जो गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती है, आगे डिटेल मौजूद है। तो ये सारे जो सेल टाइप्स हैं जो कहाँ पे मौजूद है, इनर जो म्यूकोजा लेयर है उसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर चीफ सेल्स, पेराइटल सेल्स, ये म्यूकस सेल्स है, और ये फाइनल पार्ट ये जैसे गैस्ट्रिक पिट है, जिससे हम कहें कि ये इनर लेयर की डिफरेंट रीजन है, जिसे बेस कहेंगे, नेक कहेंगे, स्टमस कहेंगे, ये पार्ट होगा फाइनल जो गैस्ट्रिक पिट होगा, जिसकी मदद से गैस्ट्रिक कंटेंट्स होंगे वो सब ह्यूमन के अंदर आएंगे। तो डेफिनेशन तो इतनी नहीं है, डेफिनेशन वाइज इतना ज्यादा टॉपिक इसमें नहीं है। ये 3 लेयर्स ऑफ मसल्स, जैसे हमें देखना है कि कौन सी 3 लेयर्स ऑफ मसल हैं। एक जैसे लॉन्गिट्यूडिनल मसल का जिक्र किया था कि ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल का लेयर था, और दूसरा लेयर है जैसे नंबर 2 लेयर है सर्कुलर मसल का लेयर है, तो ये सर्कुलर मसल्स का लेयर होता है। और तीसरा जो लेयर होगा जिसे हम कहेंगे ओब्लिक मसल्स या ट्रांसवर्स मसल, तो 3 मसल के लेयर हुए। ये कार्डिया पार्ट हुआ, ये पाइलोरस और स्फिंक्टर हुआ। बहरहाल ये गैस्ट्रिक रूगी है, फोल्ड्स आर कॉल्ड एज रूगी, जो स्टमक की सरफेस एरिया को जैसे बढ़ाते एक्सपेंशन कराने में इनका रोल है, किरदार है। गैस्ट्रिक फोल्ड हो गया, थोड़ा मजीद और स्फिंक्टर को थोड़ा सा आई थिंक समझ लें तो बेहतर होगा। स्फिंक्टर आप आगे जैसे देखें, कार्डियक इसोफेगस है, बोलस है, और उसके बाद ये रीजन है जिसे हम कहेंगे कार्डियक रीजन कहेंगे, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर है, जैसे ये कार्डियक स्फिंक्टर है। और कार्डियक ओराफिस, ओरिफेस इसका मतलब ओपनिंग है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओपनिंग के लिए लफ्ज ORIFIC ओरिफेस इस्तेमाल होता है, जिसकी मीनिंग होती है ओपनिंग, कार्डियक ओपनिंग। हमारे एनटीबी में कार्डियक ओपनिंग लिखा हुआ है, ओपनिंग की मीनिंग होती है ये जैसे सुराख है, तो यकीनन हम इसे कहेंगे ओपनिंग। इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर करता है। इसी तरह से पाइलोरिक ओराफिस, ओराफिस की मीनिंग जैसे ओपनिंग है, इसकी जो ओपनिंग को रेगुलेट करना, रेगुलेट की मीनिंग होती है कब क्लोज करना है, कब ओपन करना है, यकीनन तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर रेगुलेट करेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर रेगुलेट करेगा। बाकी जैसे ये पार्ट्स हैं स्फिंक्टर, सर्कुलर मसल होती है जो खास तौर पे जैसे आपको पता है कि जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस की जो रेगुलेशन है कंटेंट्स को जैसे कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो मीन्स वो स्टॉप कर देंगे, ये मसल्स जब रिलैक्स हो जाएंगे स्फिंक्टर की तो अलाउ करेंगे वो पैसेज आपको सॉलिड लिक्विड ये पास होगा। तो बहरहाल ये स्फिंक्टर का था। अब हम डिस्कस कर रहे थे 4 टाइप के टिश्यूज, 4 टाइप के सेल्स पे। तो 4 टाइप्स में जैसे हमारे एनटीबी की जो पॉइंट्स है पेज नंबर 254 पे जो पॉइंट्स है 254 पॉइंट, उसमें ये दोबारा से जैसे आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा हमें सिलेबस को भी फॉलो करना है कि सिलेबस में कौन सी पॉइंट्स हैं। तो जैसे एक जैसे रिमेनिंग 3 आर इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कौन सी रिमेनिंग 3, एक तो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल था और दूसरे सेल जो हम कंटिन्यूटी में जा रहे हैं, जैसे एक था एपिथेलियम के अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल, यानी यकीनन उसका काम म्यूकस है, बाकी रिमेनिंग 3 आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड।
कौन से रिमेनिंग 3 सेल्स हैं, जिसमें एक पेराइटल सेल है जिसे ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, इन अदर टर्म है पेराइटल सेल इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्जेंटिक सेल, प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IF भी कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ भी इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, और इसका काम यही होता है कि नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 की जो है एब्जॉर्प्शन में इसमें इसका रोल है, बाकी जैसे इतनी डिटेल नहीं है। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल है। HCl आपको पता है कि इनएक्टिव पेप्सिनोजिन होता है, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है, पेप्सिनोजिन इज इनएक्टिव फॉर्म, उसको एक्टिव होगा यकीनन HCl की प्रोडक्शन के बाद इस पे एक्ट होगा तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl। तो HCl को कौन प्रोड्यूस करता है? HCl इज प्रोड्यूस्ड बाय पेराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल। दूसरे जो सेल्स है चीफ सेल्स आर जाइमोजेनिक सेल्स है, जैसे जाइमोजिन के सीक्रेट पेप्सिनोजिन। आप याद इस तरह से करें जाइमोजेनिक सेल, तो पेप्सिनोजिन लफ्ज है, इसी से इसको नोट करें, और इसी तरह से जो है आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चीफ सेल, जो भी आपका तरीका है, जैसे भी आप निमोनिक्स बनाते हैं आपकी चॉइस है, बट आप इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के जो सवाल है, जो टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है स्टमक के हवाले से, कौन से सेल्स और हर एक का क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चीफ सेल्स आर जाइमोजेनिक सेल्स सीक्रेट पेप्सिनोजिन। पेराइटल सेल्स जैसे हमने पढ़ा है कि HCl प्रोड्यूस करते हैं, और एक एंडोक्राइन सेल्स सीक्रेट हार्मोन गैस्ट्रिन, जिससे आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन को हम हार्मोन कहते हैं। सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड हार्मोन, जैसे हमने पढ़ा है चैप्टर 3 में इंटर क्लास में। तो उसमें ये हार्मोन तो आपको पता है कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, और देन जो उनका टारगेट जो भी होता है उस पर इफेक्ट करते हैं, अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो एंडोक्राइन सेल्स हैं, एंडोक्राइन सेल्स। और इसी तरह से हमारे STB के अंदर अगर आप देखेंगे कि STB के अंदर रेनिन एंजाइम का भी जिक्र है, ठीक है, STB में रेनिन एंजाइम का भी जिक्र, RENNIN रेनिन एंजाइम, जिसे काइमोसिन भी कहते हैं। जैसे आपको पता है कि मिल्क प्रोटीन, जिसका कर्डल्स मिल्क जैसे लिखा हुआ, खास तौर पे इन्फेंट्स में सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन होता है जिसका नेम है कैसिनोजिन, उनको इनसॉल्युबल कैसिन में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। ये STB के अंदर पॉइंट मौजूद है कि इसमें जो है एक और पॉइंट भी मौजूद है कि लाइक इन्फेंट के स्टमक के अंदर रेनिन एंजाइम भी प्रोड्यूस होता है। हालांकि उसमें आप जैसे देखें कि एक तो म्यूकस प्रोड्यूस हुई, HCl प्रोड्यूस हुआ, इनएक्टिव पेप्सिनोजन प्रोड्यूस हुआ, दो बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ। और पेप्सिन का आगे काम क्या होता है? पेप्सिन यू नो वेरी वेल, प्रोटीन की डाइजेशन में इसका रोल है। कैसे? प्रोटीन जैसे आपको पता है कि लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनको शॉर्ट पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। शॉर्ट पेप्टाइड ऐसे नहीं, शॉर्ट पेप्टाइड का ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नहीं हो रही है, जस्ट उसकी जो फ्रेगमेंट्स में प्रोटीन की फ्रेगमेंट, छोटी फ्रेगमेंट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पेप्टाइड। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड पेप्टोन्स, उसमें जो है कन्वर्ट करने का काम जो है पेप्सिन एंजाइम का होता है। तो इसी तरह से जो स्टमक के अंदर जो है एक एपिथेलिया के अंदर हमने पढ़ा कि गोबलेट सेल्स आर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स। नंबर 2 इज द पेराइटल सेल्स, जिसे हम ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, जो HCl प्रोड्यूस करता है। नंबर 3 चीफ सेल आर जाइमोजेनिक सेल, जो इनएक्टिव जैसे फॉर्म में पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से एंडोक्राइन सेल है गेस्ट्रिन, गेस्ट्रिन हार्मोन का नेम है, एंजाइम का नेम नहीं है। गेस्ट्रिन, गेस्ट्रिन एक जैसे हार्मोन है, उसका काम है कि स्टिमुलेट फॉर द गैस्ट्रिक जूस। किसको स्टिमुलेट करेगा? यकीनन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द, गैस्ट्रिक लफ्ज की मीनिंग ही शो करती है स्टमक को रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है। तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगी, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन को कौन सीक्रेट करेगा? ये एंडोक्राइन सेल्स ऑफ स्टमक सीक्रेट करेंगे, एंडोक्राइन सेल्स ऑफ स्टमक। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन हमारे NTB बुक के अंदर भी मौजूद है। इसी एक डायग्राम होगी, यकीनन आपने देखा होगा कि जैसे ये स्टमक पार्ट है, ये स्टमक पार्ट है, और उसमें ये आउटर पार्ट सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड देन म्यूकोजा, और फाइनल ये जैसे देखें म्यूकोजा, जैसे ये सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, और ये म्यूकोजा पार्ट है। म्यूकोजा पार्ट है, उसको जैसे म्यूकोजा पार्ट को ही अलग करके दिखाया गया है, म्यूकोजा पार्ट के अंदर क्या है।
तो म्यूकोजा पार्ट में जैसे ऐसी पिट्स नजर आएंगी, पिट्स के लिए गैस्ट्रिक पिट लफ्ज इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसकी जितने भी कंटेंट्स हैं वो सब आके ल्यूमन में, स्टमक के ल्यूमन में आके दाखिल होते हैं, तो इन पिट्स को हम कहेंगे गैस्ट्रिक पिट्स। बाकी ये जैसे आप देखिए म्यूकोजा पार्ट है, ये सारा पार्ट जो है म्यूकोजा पार्ट है। तो अब म्यूकोजा पार्ट है, उसकी इपीथेलियल लाइनिंग है जो इसमें वेरियस टाइप के सेल्स है, जैसे यहाँ से एक दिखाया गया है, अलग से पार्ट दिखाया गया है। ये जो पार्ट है टोटली जैसे म्यूकोजा का है, उसके अंदर आप जैसे देखिए एंडोक्राइन सेल भी मौजूद है। एंडोक्राइन सेल क्या प्रोड्यूस करेगा? यकीनन गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा एंडोक्राइन सेल, गैस्ट्रिन हार्मोन। चीफ सेल, जैसे हमने पढ़ा है कि चीफ सेल आर जाइमोजेनिक सेल, जिसका काम होता है इनएक्टिव पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करना, पेप्सिनोजन। ऐसी डायग्राम हमारे एनटीबी बुक में मौजूद है। इसी तरह से एक पेराइटल सेल्स है, पेराइटल सेल्स यकीनन आपको पता है जिससे हम ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, और ये जो HCl प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इस तरह की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। ये ओवरऑल स्टमक हुआ, और उसमें जो 4 लेयर है, अगर एक सेक्शन करेंगे तो उसमें हमें 4 लेयर नजर आएंगे। सेरोसा मस्क्यूलरिस, जिसमें आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर ओब्लिक लेयर है। उसके बाद म्यूकोजा है, म्यूकोजा के बाद इनर मोस्ट सबसे अंदर जो म्यूकोजा था, जिसके अंदर जैसे आपने देखा कि ये सारी गैस्ट्रिक पिट्स है, और लाइनिंग वाले सेल्स जो है उनमें वेरियस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एंडोक्राइन सेल भी मौजूद है, चीफ सेल भी मौजूद है, और इसी तरह से पेराइटल सेल्स भी मौजूद हैं। तो ये इन पार्ट्स को हम कहेंगे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जैसे चीफ सेल भी आ गया, इसी तरह से जो है पेराइटल सेल्स भी आ गए, ये सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। तो इनकी सीक्रेशन फाइनली इन पिट्स के जरिए आती है। तो ये थोड़ा सी डिटेल हम इस वजह से इस पे टाइम दे रहे हैं ताकि आप इन चीजों को याद करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। पर कई जिस तरह से डायग्राम्स हैं, जैसे समझे हम आपको दे देंगे, बट ये जो इसमें खास तौर पे एक चीज दिखाई गई, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl, और वही सेम इलस्ट्रेशन है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है, वही सेम इलस्ट्रेशन है, अलग से भी है। तो जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर, कोई भी पार्ट हो, जब उसके अंदर जैसे हमने देखा कि म्यूकोजा के अंदर चीफ सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक पेराइटल सेल्स मौजूद हैं, एंडोक्राइन सेल मौजूद है, तो यकीनन उनकी सीक्रेशन होगी, वही उनका जो फंक्शन होगा उस पार्ट का, वही फंक्शन होगा। यानी स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू फंक्शन। जिस तरह से स्टमक की लाइनिंग के अंदर जैसे हमने देखा वेरियस टाइप के सेल्स मौजूद हैं, हर एक सेल का एक खास स्पेसिफिक काम है, तो ओवरऑल हम कहेंगे स्टमक का भी वही फंक्शन हो जाएगा। तो अलग से हेडिंग है हमारे एनटीबी की हेडिंग है, बिकॉज एनटीबी के सिलेबस को भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे। तो एक स्टमक का काम होता है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। जाहिर है आपको पता है कि मैकेनिकल जो चर्निंग एक्शन है, मसल्स पड़ी है जो इसमें जाहिर है फूड को थोड़ा सा फिजिकली मैकेनिकल डाइजेशन जैसे होगी। इसी तरह से जो है केमिकल डाइजेशन, तो पेप्सिन भी मौजूद है, तो केमिकल डाइजेशन यकीनन होगी। इसी तरह से तीसरा जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज का भी है, बिकॉज फूड को टेम्पररी 4 to 6 आवर को स्टोर करने का काम स्टमक का ही होता है। हमें दोबारा से खाने की एक तलब, नीड, एहसास, अर्ज जो होती है, जब स्टमक एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, कुछ नहीं होता है, तो दोबारा से नीड और अर्ज महसूस होती है। अदरवाइज स्टमक जैसे भरा हुआ होता है, तो इसको भरा होता है मीन्स स्टोरेज करने का काम भी फूड को, ये स्टमक का काम है। स्टमक का काम एक हुआ मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, प्लस एंडोक्राइन फंक्शन भी है, बिकॉज गेस्ट्रिन हार्मोन की सिक्रेशन की वजह से, गेस्ट्रिन हार्मोन की रिलीज की वजह से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होती है। तो मैकेनिकल डाइजेशन, मिक्सिंग एक्शन ऑफ द स्टमक वाल्स अलाउ मैकेनिकल डाइजेशन टू अकर इन द स्टमक। स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन नोन एज मिक्सिंग वेव्स। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वेरी सिंपल है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक, उसमें जो वेव्स होंगी यकीनन हम उन्हें कहेंगे मिक्सिंग वेव्स कहेंगे। दिस इज मेड टू द एफिशिएंट बाय द unlike that other region of alimentary canal, stomach has 3 layers of muscles। यानी alimentary canal या भी इस फूड का जो फॉर्म होगा वो क्रीम और पेस्ट लाइक फूड होगा, जिसे हम कहेंगे कायम कहेंगे। और कायम के बाद जब मुकम्मल कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा तो उससे हम कहेंगे
कायल कहेंगे, बिकॉज डाइजेशन की डेफिनेशन यही है कि कॉम्प्लेक्स लार्ज इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट हो वेरी सिंपल में, स्मॉल में, सॉल्युबल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, इस अमल को हम कहेंगे डाइजेशन कहेंगे, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, बाय द एक्शन ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन, किसी भी तरह से हो, बट जब वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए, स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड हो जाए ताकि वो सेल के अंदर इंटर हो सके, उसे डाइजेशन जो कहते हैं। तो यकीनन अब ये डायरेक्ट ऐसे प्रोसेस नहीं हुआ कि जैसे हमने फूड खा लिया और डाइजेस्ट हुआ, मैकेनिकल डाइजेशन भी हुई है, डिफरेंट केमिकल्स उस पर एक्ट करेंगे, फाइनल जाके एक लिक्विड फॉर्म में आता है, उस फूड को कायल कहते हैं। तो स्टमक में फिलहाल कौन सा फूड होगा, स्टमक में जो फूड होगा अब इससे हम कहेंगे फूड का फॉर्म दैट इज कॉल्ड कायम, जो क्रीमी और पेस्ट लाइक फूड होता है। उसके बाद जो एनटीबी के हवाले से जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हमारे टेक्स्ट बुक में, केमिकल डाइजेशन भी है, मैकेनिकल डाइजेशन के बाद केमिकल डाइजेशन। स्टमक सिक्रीशन इंक्लूड म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl है, गेस्ट्रिन है, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पेप्सिनोजन, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पेप्सिनोजन। IF जैसे आपको पता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में जो मदद देता है। म्यूकस सेल secrete viscous and alkaline mucus, thick layer of mucus lubricates and protects the epithelial lining of the stomach wall and damaging the effect of acidic chyme and pepsin। तो ये म्यूकस जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, गोबलेट सेल्स, उनका काम ही यही है कि इनर लाइनिंग को लुब्रिकेट करना, नंबर 1 जैसे म्यूकस का काम है, सिल्परी स्लाइमी सीक्रेशन है। नंबर 2 काम ये है कि यानी पेप्सिन या HCl की एक्टिविटी से बचाना होता है खुद स्टमक को। उसके बाद पेराइटल सेल भी हमने पढ़े थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ पाइलोरिक रीजन सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो पेराइटल सेल्स आपको पता है कि पेराइटल सेल के बारे में हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, जैसे जनरल डिस्कशन में स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर को भी डिस्कस किया था और HCl को भी हमने डिस्कस किया था कि ये पेराइटल सेल। इंट्रिंसिक फैक्टर ग्लाइकोप्रोटीन है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है एंड मोर रेडियली एब्जॉर्ब इन द ल्यूमन, ताकि आगे जाके ल्यूमन में एब्जॉर्ब हो सके और इलियम में एब्जॉर्ब हो सके। इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में सिंपल सी पॉइंट ये है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, बाकी जैसे ये म्यूकस हो गया, पेराइटल सेल हो गए। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ फंक्शन के हवाले से जो यकीनन जैसे केमिकल डाइजेशन की हम हेडिंग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ स्टमक में, तो HCl कितना इसका pH होना चाहिए, जैसे हमने एंजाइम चैप्टर में भी पढ़ा है। एक चीज होती है जो इनकी मींस फिगर्स, pH एग्जैक्ट है कितना, जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखे होते हैं हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे खास तौर पे वेरिएशन तो है, यकीनन वेरिएशन है। जैसे खास तौर पे जैसे ये जो पार्ट है इसमें बहुत ही क्लियर है कि जैसे 2pH पेप्सिन जो वर्क्स बेस है 2pH, ग्राफ के अंदर भी हमने पढ़ा है कि 2 जो है उसका जो है एक मेन, जो बाकी तो एवरेज 1.5 to 2.5 भी लिखा हुआ है, बट जनरली इसको जो है 2 पे कंसीडर करते हैं, जिसपे ग्राफ में भी एक्टिविटी शो की गई है। बहरहाल तो वेरियस फिगर्स हैं, हम क्या करें, टेक्स्ट बुक में जैसे लिखी भी डिफरेंट सोर्सेज से हैं, तो सब फिगर पढ़िए, स्टूडेंट के लिए भी कंफ्यूजन, और जैसे हम कहें कि हम भी एक फाइनल वर्डिक्ट दे देंगे तो हमारे लिए भी एक मसला होता है, बिकॉज टेक्स्ट बुक के अंदर वो तो पॉइंट्स मौजूद हैं। बहरहाल आप इनको याद करें। Although hydrochloric acid secreted into the stomach has a minor digestive effect on the digested food, one of its function is to kill bacteria। HCl की काम है, HCl की काम to kill the bacteria, to kill the bacteria। जैसे इम्यून सिस्टम में भी ये पार्ट मौजूद है, ये जो फंक्शन है HCl सीक्रेट होना, इम्यून सिस्टम के जो आखिर में हम पढ़ेंगे यकीनन उसके अंदर भी फंक्शन मौजूद है कि अगर कोई भी फूड के साथ कोई बैक्टीरिया पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आता है तो गैस्ट्रिक जूस भी उसको किल कर सकती है। गैस्ट्रिक जूस में क्या है, गैस्ट्रिक जूस में HCl है। HCl कैन किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। दैट आर इंजेस्टेड विद एसेंशियली एवरीथिंग ह्यूमन पुट्स इनटू देयर माउथ, यानी हम देखते ही नहीं कि हमारे खाने के अंदर क्या मौजूद है। ठीक है, हमें भूख का एहसास होता है, भूख लगी होती है, या बाहर से कहते हैं फलां रेस्टोरेंट या उस से फूड आया है, तो वो तो बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें इनविजिबल है, देखते ही नहीं है, बट वो फूड के साथ जो भी होता है वो इंटैक्ट तो कर लेते हैं, बट स्टमक के अंदर HCl के एक्शन में ये जो किल हो सकते हैं।
इसी तरह से लो पीएच ऑफ स्टमक आल्सो स्टॉप्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बाय इनएक्टिवेटिंग सलाइवरी अमाइलेज। आपको पता है जैसे ये हर एक स्पेसिफिक पीएच एंजाइम के लिए जरूरी होता है। सलाइवरी एंजाइम यहाँ तो मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, स्टमक के अंदर तो एसिडिक मीडियम है, पीएच लो है, जैसे पेप्सिन के लिए जैसे 1 2 3 जैसे लिखा हुआ लो पीएच है इसमें HCl के हवाले से, तो अब इसमें सलाइवरी अमाइलेज तो वर्क नहीं कर सकता है। तो यानी HCl का एक ये भी काम हुआ कि सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी को स्टॉप करना है या रोकना, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है एसिडिक एनवायरनमेंट है। लो पीएच आल्सो डीनेचर्स मेनी प्रोटीन्स so that proteolytic enzyme can reach the internal peptide bonds and provide the proper pH environment for the function of pepsin। तो जनरली हमने पढ़ा है कि पेप्सिन जो है एक जैसे एसिडिक मीडियम पे काम कर सकता है, तो जाहिर है जब लो पीएच होगा बाकी जो फूड के कंटेंट्स जो मींस प्रोटीनियस जो जैसे कंटेंट्स होंगे उनको डाइजेशन यकीनन जो पेप्सिन एंजाइम ही करेगा, बट पेप्सिन एंजाइम जैसे क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम यकीनन जो प्रोटीन्स की डाइजेशन करेगा। लो पीएच होता है वो डीनेचर्स मेनी प्रोटीन, मेनी प्रोटीन मेन जहाँ पे प्रोटीन की फॉर्म मतलब ये होती है कि जैसे एक फूड की सेंस भी हम ले सकते हैं, जैसे प्रोटीनियस फूड है तो जाहिर है उसमें जो डीनेचरेशन होगी, प्रोटीन की डीनेचरेशन भी हो सकती है। इसी तरह से सो दैट द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कैन रीच द इंटरनल पेप्टाइड। तो पहली बात यानी प्रोटीन को अल्टीमेट काम क्या है, स्टमक में पेप्सिन का काम यही है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो लो पीएच में क्या होगा, एंजाइम तो पहले ही डीनेचर हो गए, उसके बाद दूसरी पॉइंट जैसे पेप्सिन एंजाइम उस पर पहुंच जाएगा और इसी तरह से पेप्सिन की फंक्शन की वजह से प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी काम किसका हुआ, ये भी इसी तरह से HCl का काम हुआ। तो HCl की वेरी इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कौन से, एक पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl, एक ये काम हुआ। दूसरा काम ये हुआ कि इट किल्स बैक्टीरिया, नंबर तीसरा काम ये हुआ कि इट स्टॉप सलाइवरी अमाइलेज बिकॉज सलाइवरी अमाइलेज एसिडिक एनवायरनमेंट पे वर्क नहीं कर सकता है। और चौथा क्या काम हुआ, डी नेचर्स प्रोटीन्स ताकि पेप्सिन अपना बेहतर फंक्शन जो है परफॉर्म कर सके। तो HCl की प्रेजेंस की वजह से चार जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं HCl की, तो नंबर 1 ये हुआ, नंबर 2 जिस तरह से किल्स बैक्टीरिया, नंबर 3 जो है सलाइवरी अमाइलेज को इसकी एक्टिविटी को रोकना है, नंबर 4 पेप्सिन के फंक्शन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए HCl का होना जैसे जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो NTP के हवाले से पॉइंट्स हैं, उसमें चीफ सेल का जिक्र है। चीफ सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर सिक्रीशन इनएक्टिवेट पेप्सिनोजिन होता है, पैकेज ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स। तो देखें बात यह है कि यानी जैसे पेप्सिन एंजाइम है उसका काम ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, बट अगर पेप्सिन एंजाइम हर वक्त तो रिलीज नहीं होगा, तो जब भी रिलीज होगा तो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसका नेम है पेप्सिनोजिन। वो भी किस में होता है, ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स की सूरत में, ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल की सूरत में वो पैक होता है, एंड विच आर रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस। जैसे आपको पता है कि हमने जैसे लोअर क्लासेस में फर्स्ट ईयर में जैसे सेल के हवाले से पढ़ा है कि जैसे ये ग्रेन्यूल है या वेजिकल है, ये आके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा। जब ये पार्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा तो इस ग्रेन्यूल या वेजिकल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं अब ये बाहर आ जाएंगे। तो पहले ये सेल जिस सेल के अंदर प्रोड्यूस हुए थे उससे ये बाहर आ गए, सेल मेम्ब्रेन की फ्यूजन हुई वेजिकल के साथ और कंटेंट सारे जो है बाहर आ गए। इस अमल को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। जब मटेरियल एक सेल से, जिस सेल में ये सीक्रेट हुआ उससे उसमें उसकी वेजिकल में थे, वेजिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुई, फ्यूज होने के बाद इसके कंटेंट्स रिलीज हुए, बाहर आ गए, यानी यही से मटेरियल सेल से बाहर भेजने का काम जो होगा यकीनन उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। पड़ी हुई चीजें हैं जो जाहिर है फर्स्ट ईयर में व्हेन पेप्सिनोजिन सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड। तो हर वक्त भी जैसे आपको पता है कि पेप्सिनोजिन जो है या पेप्सिन एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है, इस गैस्ट्रिक जूस को रिलीज होने के लिए भी डिफरेंट एक कंडीशंस हैं। जैसे हमारे एनटीबी में टॉपिक भी मौजूद है कि कब गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगी, जिसमें हम फूड को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं या उसकी खुशबू हमें आती है या एक भूख का जैसे एहसास है और खाना पक रहा है
तो इसी तरह से मेडुला सेंटर के अंदर जैसे पूरा जो है जैसे कंट्रोल्ड बाय द नर्व्स होता है, देन नर्व्स हार्मोन्स रिलीज होंगे, और देन इसी तरह से ये सारे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, देन जाके गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती है। उससे पहले की बात है कि यानी ये जो वेजिकल के जाइमोजिन वेजिकल के अंदर ये जो पार्ट्स मौजूद होते हैं, रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस व्हेन पेप्सिनोजन सीक्रेशन इज स्टिमुलेटेड। Once pepsinogen enters the lumen of the stomach, it is converted into pepsin by HCl। जैसे हमने पढ़ा है कि ल्यूमन के अंदर ही होगा कि पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl। Previously found pepsin molecules. Pepsin exhibits optimum enzymatic activity at the pH of 3 or less। 3 or less यानी ये मैक्सिमम रेंज बताई गई है कि 3 or less। बट जैसे अगर आप देखें इंजाइम वाले चैप्टर में सेक्शन में 2 जो है वहां पे जो पॉइंट है एवरेज जैसे पॉइंट बताई गई है, और यहाँ पे मैक्सिमम 3 और लेस, यानी मैक्सिमम 3 और उसके बाद उससे लेस हो सकता। पेप्सिन कैटलाइजेस द क्लीवेज ऑफ सम कोवेलेंट बॉन्ड इन द प्रोटीन ब्रेकिंग स्मॉलर पेप्टाइड चेन। जैसे आपको पता है कि ये अगर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है, बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है, पेप्सिन का काम ये होगा इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में नहीं ब्रेक करना, शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड में ब्रेक करना, शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड में ब्रेक करना। तो ये काम होता है किसका होता है? पेप्सिन का। पेप्सिन कंप्लीटली जैसे प्रोटीन की डाइजेशन नहीं कराता, जैसे कंप्लीट डाइजेशन होगी तो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में ब्रेक होगा। जो आगे दूसरे एंजाइम है वो आगे हम पढ़ेंगे स्लाइवरी सॉरी इसमें पेंक्रियाटिक जूस के हवाले से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद करें कि जैसे शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड में ये जो है ब्रेक हो गए। पेप्सिन कैटलाइजेस द क्लीवेज। क्लीवेज, क्लीव लफ्ज की मीनिंग ही होती है ब्रेक करना। ऑफ सम कोवेलेंट बॉन्ड्स इन प्रोटीन ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पेप्टाइड चेन्स, छोटी छोटी अमाइनो एसिड की चेन में ब्रेक करना, ये काम होता है पेप्सिन का होता है। एनटीपी की पॉइंट्स ये। इसी तरह से जो है एक डायग्राम है, इलस्ट्रेशन है, उसमें हम देखेंगे कि वेजिकल क्या होते हैं। जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स आर वेजिकल, जैसे जाइमोजिन ग्रेन्यूल या वेजिकल, जैसे ये सारे जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स आर वेजिकल हैं। और देन ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए यकीनन जो है एक्सोसाइटोसिस के जरिए गैस्ट्रिक पिट में आएंगे, और देन जो ल्यूमन ऑफ द स्टमक उसके अंदर क्या होगा, यही पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl के एक्शन में। रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन हार्मोन ऑन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यही जो है जिसकी हेडिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होगी। तो आपको पता है कि जब भी हमें एक खाने का जैसे एक एहसास होता है, भूख भी होती है, तो जब भी हम कोई खाना देखते हैं, जिस वक्त हम खाना देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट होता है, वहां से सिग्नल और इम्पल्सेस जाएंगे, स्टमक तक जाएंगे। इसी तरह से यही सिग्नल और इम्पल्सेस जैसे इंटेस्टाइन में भी, और इसी तरह से जैसे स्टमक के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा, जिस हार्मोन का नेम होगा गेस्ट्रिन हार्मोन। गेस्ट्रिन हार्मोन आगे क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस की फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए गैस्ट्रिक जूस की उसको स्टिमुलेट करेगा। इसी तरह से इंटेस्टाइन जो होगा उसमें भी जैसे आगे हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। एक का नेम होगा सीक्रेटिन हार्मोन, दूसरे हार्मोन का नेम होगा कोलिसिस्टोकाइनिन। ये तब होगा जब हम जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर सेंड सिग्नल ब्रेन टू ट्रिगर द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। तो यानी जब भी हम फूड देखते हैं चॉइस का, या भूख लगी होती है, या जैसे हमें इंतजार होता है, जैसे अब खाना ये सामने पड़ा है, आ रहा है, और उसके बाद जैसे च्यूब करते जाएंगे, तब भी ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। हमारे स्टमक एज वेल एज इंटेस्टाइन की जो है ये सारी सीक्रेशन उसके बाद ये कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके जरिए होता है। ठीक है, तो देन ये आपको पता है सीक्रेटिन जो है पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज कराने में इसका रोल होता है। CCK कोलिसिस्टोकाइनिन जो है गाल ब्लेडर के अंदर जैसे बाइल जूस स्टोर होती है उसको रिलीज कराने में, जो आगे हम पढ़ेंगे। सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब भी जैसे हम फूड देखते हैं या इस तरह से कोई एहसास होता है, और भी डिटेल है बट टाइम की कमी है, हम इतना ज्यादा इस पे टाइम नहीं दे सकते। तो approximately 2 to 3 liters of gastric juices are produced each day, but nervous system and neural hormonal mechanism regulate the gastric stomach secretion include gastrin, secretin, gastric inhibitory polypeptide।
गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड जो एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड है, इनहिबिट द हार्मोन ऑफ द सीक्रेशन, सीक्रेटिन हार्मोन, इनहिबिट्स सीक्रेट, इनहिबिट्स इनहिबिट्स गेस्टिन हार्मोन, सॉरी गेस्टिन हार्मोन, इनहिबिट्स गेस्टिन हार्मोन। जैसे आपको याद है हमने इंट्रोडक्शन में जैसे पढ़ा था कि 4 किस्म की सेल है, 5वां भी है वो दैट इज कि यानी ये जो डी सेल थे, ये जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम होगा कि इस गेस्टिन हार्मोन को स्टॉप करना है, इनहिबिट करना है, इनहिबिट द हार्मोन ऑफ द सीक्रेटिन फैमिली एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये ओवरऑल जैसे ओवरऑल नर्वस सिस्टम एंड गेस्टिन हार्मोन ऑन द सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस। तो सीसी की कोलिसिस्टोकाइनिन जैसे आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है, बट इसकी जो फंक्शन में क्या है कि बाइल जूस जो गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर होती है उसका भी रिलीज कराना। तो उसके बारे में जैसे ये ओवरऑल डिस्कशन है। सेंसेशन ऑफ द टेस्ट, जाहिर है हमें पता है कि किस फूड की कौन सी टेस्ट होती है, उसके लिए हम पहले से अवेयर होते हैं कि फलां फूड है वो बेहतर है, अच्छा है। जैसे जो भी हर एक इंसान का कोई ना कोई एक फेवरेट फूड होता है, यकीनन उसका ही इंतजार होता है कि वो कब आए, हम खाएं, बेहतर खाएं, अच्छा लगता है हमें। तो एक सेंसेशन ऑफ द टेस्ट, स्मेल ऑफ द फूड, स्टिमुलेशन ऑफ द टेक्टाइल रिसेप्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग। जैसे हम खाना खाते जाते रहते हैं ना, जैसे हमारे पसंद का खाना जो भी होता है, तो उस वक्त भी एक जैसे खुशी का एहसास होता है कि हाँ हम आज अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं। तो ये भी एक टेक्टाइल जैसे स्टिमुलस होगा, इसकी वजह से और भी आगे गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करने में मदद मिलती है। जिसका कोई फेवरेट पसंदीदा फूड ही नहीं होगा तो जाहिर है उसके आगे जैसे जैसे इसी वजह से छोटे छोटे बच्चों को पूछते हैं घर में कि आज आप क्या खाएंगे, क्योंकि बच्चे खाना जो है प्रॉपर नहीं खाते हैं, तो फिर उनकी पेरेंट्स भी थोड़े से होते हैं उनके बारे में कि भाई इसकी पसंद का खाना कौन सा है वो खाए। तो पसंद की खाने का रीजन भी यही है कि जैसे ये देखें नेचुरली सीक्रेशन से रिलेटेड है। टेक्टाइल रिसेप्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग एंड स्वॉल्विंग एंड प्लेजेंट थॉट्स ऑफ फूड, प्लेजेंट थॉट्स ऑफ फूड, प्लेजेंट जैसे जाहिर है अच्छा खाना खा रहे हैं, एक जैसे उसके बाद जैसे इंसान की जो है थॉट, खुशी, चॉइस के मिलने के बाद जैसे और खुश होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यकीनन स्टिमुलेट सेंटर्स विद इन मेडुला। मेडुला कौन सा पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। जैसे आपको पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा आपने पढ़ा है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो उसमें ये सिग्नल जाएंगे दैट इन्फ्लुएंसेस द गैस्ट्रिक सीक्रेशन। तो ये सारी चीजें ये नहीं किससे रिलेटेड है, ये सारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ये फूड देखें, टेस्ट करें, खाते जाएं, रिजल्ट क्या होगी, ये रिजल्ट ये होगी मेडुला ऑब्लोंगेटा तक ये मैसेजेस जाते जाएंगे। और मेडुला ऑब्लोंगेटा दहन क्या करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा न्यूरल स्टिमुलेशन ऑफ द स्टमक म्यूकोजा रिजल्ट्स इन द सीक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एक और जैसे फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन, जो कौन प्रोड्यूस करेगा, एसिटाइल कोलिन जैसे म्यूकोजा प्रोड्यूस करेगा, विच स्टिमुलेट्स द सीक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द पेराइटल एंड चीफ सेल्स। आगे जाके पेराइटल सेल्स और चीफ सेल्स, चीफ सेल आपको पता है जाइमोजेनिक सेल्स हैं, पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करेंगे, पेराइटल सेल क्या करेंगे, एचसीएल प्रोड्यूस करेंगे, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिटाइल कोलिन होगा। एंड स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ गेस्ट्रिन फ्रॉम एंडोक्राइन सेल। तो देखें जब ये इतनी सारी चीजें हुई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और देन म्यूकोजा, म्यूकोजा के बाद एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, एसिटाइल कोलिन रिलीज होने के बाद ही जैसे चीफ सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स हैं, या ये जो हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स हैं, ये सारे एक्टिव हुए और देन उन्होंने अपनी सीक्रेशन दी। Gastrin is released into the circulation and travels to the parietal cells where it stimulates additional gastric juice। और उसके रिजल्ट में और मजीद जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगी। तो आई थिंक कल हम इससे आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी पॉइंट है सिलेबस के बारे में, सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है, प्लांट सेक्शन का है और एक टॉपिक जैसे हमने लिम्फेटिक सिस्टम का रखा है, सिर्फ 2 पेजेस के हैं। तो प्लांट सेक्शन के अंदर जैसे काफी सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो हम इंटर क्लास में चैप्टर 1 में भी जैसे हमने पढ़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पोटेंशियल, वही तो सेम टॉपिक है। स्ट्रक्चर है, एक जाइलम की है और दूसरी जो है फ्लोएम की, ये आपके लिए थोड़ी सी मेहनत तलब है, अदरवाइज ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। हम जब सवाल कुछ